हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। त्रिभुज नामक चैप्टर एनसीईआरटी मैथ में क्लास 10th में आप पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको थ्योरम बता दी थी और आपको जो त्रिभुज की समरूपता के लिए जितनी भी थ्योरम थी वो मैंने सारी थ्योरम आपको बता दिया है। यानी प्रमेय जो है 6.3 और 6.4 तक मैंने आपको बता दिया है। तो अब हमको एक्सरसाइज करना है और एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज है वो कौन सी है, 6.3 करना है। 6.2 तक तो एक्सरसाइज हो गई थी, लेकिन इसके पहले कि मैं एक्सरसाइज करूं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे होते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे भी होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो आइए हम 6.3 एक्सरसाइज के पहले जो ट्रायंगल से रिलेटेड, सिमिलरिटी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं। और चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, त्रिभुज समरूपता, सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन हैं। जो उदाहरण नंबर इसका, अभी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसके, तो उदाहरण नंबर 4 देखिए एनसीईआरटी बुक में क्या है। एक आकृति दी है 6.29। ये देखिए इस तरह की एक आकृति बनी हुई है। यहाँ पर मैं आकृति बना रहा हूँ। ये आकृति देखिए कैसे बनी है, ऐसे करके। और ये एक ऐसे आकृति बनी हुई है। ये इस आकृति में यहाँ लिखा है P, Q, R, S, यहाँ है O। कह रहा है इसमें PQ समांतर है RS के। देखिए जो आपको ज्ञात है चित्र में, उसमें क्या क्या मालूम है आपको कि जो PQ है वो पैरेलल है RS के, ये आपको पता है। और आपको सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है, क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध करना है ट्रायंगल POQ। हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज POQ ये समरूप है, सर्वांगसम नहीं है, समरूप सिद्ध करना है SOR के। हमको इसको समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज SOR के। तो चलिए मैं इसको अब आपको समझाता हूँ। देखिए बुक में लिखा ज़रूर है, लेकिन अगर आप स्वयं से करें तो बेहतर होगा आपके लिए। देखिए दो त्रिभुजों को हमें समरूप करना है। एक त्रिभुज आपके पास ये है और एक इधर है। दो त्रिभुजों को समरूप करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन होती है 3। या तो एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हो जाएं, या तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का दूसरे त्रिभुज की 3 संगत भुजाओं से रेशियो अनुपात बराबर हो जाए, और तीसरा है भुजा कोण भुजा समरूपता, यानी दो भुजाओं में अनुपात बराबर हो और एक बीच का उनके कोण भी क्या हो, बराबर हो। यहाँ पर देखिए अगर हम देखें तो जो हमको ज्ञात है वो क्या ज्ञात है, जो PQ रेखा है वो RS के समांतर है। अब देखो ये रेखा है PQ और ये है RS। एक रेखा ये है PQ और एक रेखा ये है RS, और ये समांतर हैं। तो ये बताइए ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है, देखिए। और अगर ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है तो एकांतर कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चूंकि PQ समांतर है RS के, तथा यहाँ पर हम ये कह दें कि जो QR है वो ट्रांसवर्सल है, अंग्रेजी में कहते हैं, या हम उसको कह सकते हैं कि वह एक तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उनके एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इसलिए जो कोण 1 होगा वो कोण 2 के क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए कोण 1 बराबर कोण किसके, 2 के। ये चीज़ हमें पता हो गई। दूसरी चीज़ ये देखो ज़रा कि ये जो कोण 3 है ना, ये 4 के अपने आप बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण 3 तथा जो कोण 3 है वो बराबर कोण किसके होगा, 4 के, क्योंकि ये कैसे कोण हैं, वर्टिकल एंगल हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। ये लो
अगर आपके पास दो त्रिभुज हों और दो त्रिभुजों में कोई दो दो कोण बराबर हो जाए, जैसे पहला दूसरे के बराबर है और तीसरा चौथे के बराबर है, तो आप ये मान के चलिए कि इसको तो बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, राइट है ना। तो जब दो दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा अपने आप बराबर आएगा, क्योंकि वो तभी आएगा जब आप शेष दो कोणों को जोड़ करके 180 में घटाओगे। तो जब कोण बराबर बराबर हैं तो 180 में घटाने पर भी बराबर बराबर ही बचेगा। इसका मतलब तीसरा कोण हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट है ना। तो इसलिए हम ये कह देंगे कि त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज SOR में, अच्छा तीसरा कोण आप चाहें तो इसको भी एकांतर कोण कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये रेखा समांतर है तो ये भी एकांतर कोण है। फिलहाल अगर आप दो कोण बराबर ले आते हैं तो तीसरा कोण आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में कोण 1 बराबर कोण 2 है। अगर नाम लिखना चाहें तो PQR, ये एंगल बराबर है, देखिए PQR ये बराबर है SRO। देखिए PQR, तो मैं R न लिख करके PQO लिखे देता हूँ, PQO। हालांकि नंबरिंग से अगर आप कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। PQO जो कोण है वो बराबर होगा, बोलो किसके, ये कोण किसके बराबर, इसके, तो SRO। ये बराबर होगा कोण SRO, पहला ये बराबर हो गया। और दूसरा कोण POQ ये बराबर है कोण SOR के, ये बराबर है कोण SOR के। बस दो से ही काम चल जाएगा। हम केवल इतना लिख सकते हैं कि कोण कोण समरूपता, तीसरे कोण की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोण कोण समरूपता से हम ये कह सकते हैं कि जो हमको लाना है वो आ गया, यानी त्रिभुज POQ ये समरूप हो गया त्रिभुज SOR के, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए अगर हमको कुछ चीज़ दे देता है तो ये सोचा करिए कि जो दिया है उससे हम क्या निकाल सकते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर इसका 5 देख लेते हैं। देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है उसमें कहा गया है, ये दो एक चित्र बना दिया गया है, आकृति बनाई गई है, और ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल PQR है, और कहा है कि इसमें आप एंगल P को बताना है, ये एंगल कितना होगा। सबसे पहले अगर आप देखो ज़रा ध्यान से, तो AB जो, अगर त्रिभुज देखो, त्रिभुज ABC में जो AB है ये बराबर है 3.8, जो AC है वो बराबर है 3√3, और जो BC है वो कितनी है, 6। ये तीनों भुजाएं देखिए इस तरह लिखी हुई है, मैंने लिख दिया यहाँ। और अगर आप त्रिभुज PQR में देखो तो PQR में ये जो RQ है, RQ ये दिया है 7.6, जो PQ है वो दिया है 12, और जो PR है वो दिया है 6√3। तो देखो देख के पता लग रहा है कि 3.8 का ये दुगना है, 2 टाइम्स, 6 का ये दुगना है देखो, और 3√3 का ये दुगना है। यानी भुजाओं में अनुपात बिल्कुल बराबर दिख रहा है। लेकिन किस तरह अनुपात लिखा जाएगा वो ज़रा चेक करो ज़रा। तो देखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में चेक करिए रेशियो ज़रा। AB अपान AB कितनी है, 3.8, और अगर मैं अपान करूं QR तो वो आएगा 3.8 अपान, नहीं हाँ AB 3.8 है, तो 3.8 अपान 7.6, और ये बराबर आया 1/2। फिर अगर आप देखो AC अपान, ये AC है, तो AC अपान PR अगर चेक करो तो ये है 3√3, और जो PR है वो 6√3। √3 से √3 कटा तो ये भी आया 1/2। फिर इसके बाद अगर आप देखो BC अपान PQ भुजा, तो BC कितनी है, 6,
और पी क्यू कितनी है 12, तो ये भी आया 1/2। यानी देखिए इनकी संगत भुजाओं में जो अनुपात है वो बराबर आया। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, सिमिलर हैं। मगर सिमिलर में नाम कैसे लिखा जाएगा, देखो जरा, त्रिभुज ABC, अब सिमिलर का मैंने चिन्ह बनाया, लेकिन यहाँ जो नाम लिखा जाएगा वो नाम कैसा लिखा जाएगा। देखो AB के समरूप, अब नाम लिखने में अभी आप ध्यान से देखना, AB के अनुपात में कौन है, QR है। देखिए तो मैंने यहाँ पहले QR लिख दिया। अब QR के बाद इसमें एक अक्षर कौन सा बचा, P, तो मैंने यहाँ P लिख दिया। लेकिन क्या ये सही होगा, हमें ये देखना है। तो क्या ये हमें QRP ये सही होगा, इसको देखने के लिए सबसे पहले इधर देखो, AB का अनुपात तो QR के साथ है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या BC का अनुपात PQ के साथ आ रहा है? देखिए ये BC है और ये क्या है PQ, तो ये नहीं आ रहा। इसका मतलब है हमारा नॉमिनेशन अभी गलत है। अब हम इसको हटा दें और यहाँ PR लिख दें। अब चेक करो ज़रा, क्या AB का अनुपात किसके साथ है, QR के साथ है। इसका मतलब है कि यहाँ भी QR नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या हम R को यहाँ रखें और Q को यहाँ रखें और P को यहाँ रखें, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप नाम सही लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो यहाँ पर या तो हम QP लिख सकते हैं, यहाँ हम या तो हम PQ लिख सकते हैं। AB का अनुपात QR के साथ। अब देखो इधर दूसरा भी चेक करो, AC का अनुपात आना चाहिए PR के साथ। अब देखिए AC पहला और तीसरा है, और जबकि यहाँ पर PR जो है वो पहला और दूसरा है। इसका मतलब ये भी नॉमिनेशन हमारा गलत है। अब देखो इसके नाम कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं, ज़रा सोचना होगा आपको। अच्छा एक चीज़ और बता दें कि अगर ये कोण हम देखें तो ये कोण कितने अंश का होगा, 40 का, क्योंकि 60 और 80 140 140 ये हो गया। अब चेक करो ज़रा, AB का QR के साथ होना चाहिए, तो यहाँ ये पक्का है कि या तो QR होगा या तो RQ होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा, यानी P सबसे लास्ट में होगा, ये तो क्लियर है। AC के साथ क्या होना चाहिए, PR। तो देखो AC के साथ PR होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि हम पहले यहाँ R लिखें फिर यहाँ Q लिखें। तो देखो AB का QR के साथ है तो AB QR ठीक हो गया, AC के साथ PR तो AC PR बिल्कुल ठीक है, और BC का PQ के साथ तो देखो BC और PQ। तो अब ये आपका नाम बिल्कुल सही आया। याद रखेंगे क्वेश्चन देखने में बड़ा सरल था, ये एडजस्टिंग अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब सुनो, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात बराबर और सभी संगत कोण बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि कोण AR के बराबर, कोण B Q के बराबर और कोण C P के बराबर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो कोण P होगा वो कोण C के बराबर होगा। कोण P, अगर आप कोण P को देखो तो ये है कोण, यही हमसे पूछा था, और C देखो कितने अंश का है, 40 अंश का। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कोण P आएगा वो कितने अंश का हो जाएगा, 40 अंश का। और यही क्या हो गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने बहुत ही गंभीरता से समझा होगा। राइट है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, एक आकृति बनी हुई है। ये देखिए आकृति आपके सामने है। इस आकृति में क्या दिया है, OA इंटू OB। ये है OA और ये है OB, और ये बराबर है OC इंटू OD। तो सिद्ध करना है हमको कि कोण जो A होगा, ये वाला कोण, ये कोण C के बराबर होगा, और जो कोण B है ये वाला कोण B, ये बराबर होगा कोण किसके, D के। ठीक है, कुछ दिमाग का इस्तेमाल इसमें करो। कैसे? जब हमें किन्हीं दो त्रिभुजों के कोण बराबर करने होते हैं ना, तो आप तुरंत गेस करो कि यार ये त्रिभुज समरूप लाना पड़ेगा। जब हमें किन्हीं दो त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं में अनुपात बराबर लाना हो तो तुरंत गेस करो कि यार हमको तो समरूप लाना ही लाना है। यहाँ पर देखिए जो ज्ञात है उससे हमें बहुत कुछ मिलता है। तो जब हम इसको सिद्ध करना शुरू करेंगे तो पहला काम हमारा होगा कि क्या ज्ञात है वो देखें ज़रा।
तो चूंकि हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि OA इंटू OB ये बराबर है OC और इंटू OD, OA इंटू OB ये बराबर है OC इंटू OD। अब देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप कब हो सकते हैं? 3 कंडीशन है। कोण 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 वो हो नहीं सकता, क्योंकि कोण तो हमें लाना ही है बराबर। अब बची भुजा 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 या भुजा कोण भुजा। तो देखो OA इंटू OB, अब त्रिभुज कौन कौन से समरूप लाना पड़ेगा? ये पहला और ये दूसरा। तो OA इस त्रिभुज की भुजा है, तो अगर मैं OC को इधर उठा लाऊं तो देखो OA अपान OC हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा OD अपान OB। तो आपको सीधा सा यहाँ पर अगर आप गेस करो या गौर करो तो जो अनुपात OA का OC के साथ है वही अनुपात इस भुजा OD का OB के साथ है। यानी इस त्रिभुज की दो भुजाएं इन त्रिभुज की दो भुजाओं इस त्रिभुज की दो भुजाओं के साथ अनुपात बराबर है। तो जिन दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, अगर उनके बीच का कोण बराबर हो जाए, जो कि बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ये कोण 1 है और ये कोण 2 है और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल अंग्रेजी में बोलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि तथा एंगल 1 ये बराबर है एंगल 2 के। ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। मैं शॉर्ट कट में केवल इतना लिखे देता हूँ। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो भुजाओं में अनुपात समान हो और उनके बीच का जो एंगल है वो भी बराबर हो, तो इसे कहते हैं SAS समरूपता। तो इस SAS समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। नेम कैसा होगा? AOD ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज COB के। अब आप जानते हो कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी सभी संगत कोण अपने आप बराबर होते हैं। तो A का संगत कोण C, इसका मतलब हम कोण A को कह सकते हैं कि ये कोण C के बराबर है और इधर से कोण जो D है वो हम कह सकते हैं कि कोण किसके बराबर है? B के। तो इस प्रकार देखो A बराबर C आ गया और कोण B ये किसके बराबर आ गया? D के। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको समझना है ध्यान से। तो चलिए अब हम इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है वो। जो एग्जाम्पल नंबर इसका 7 है वो ज़रा देखिए क्या है। उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, अगर आपके पास किताब है तो आप किताब ज़रूर पढ़ लीजिए, सवाल पढ़िए इसका। 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से परे यानी दूर 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। कह रहा है यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर है कि मीटर है समझ में नहीं आ रहा, 3.6 मीटर है शायद, हाँ मीटर की ऊंचाई पर है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करो। देखो एक बिजली का खंभा लगा हुआ है, ये मान लीजिए ज़मीन पर बिजली का खंभा लगा है। आप जानते हो ऊंचाई और दूरी में या वैसे भी अगर हम जनरली माने तो बिजली का जो खंभा होता है वो 90 डिग्री के कोण पर माना जाता है कि लगा है। तो ये एक बिजली का खंभा है, बल्ब लगा है इसमें। बल्ब इसलिए बताया गया जिससे छाया ज़मीन पर पड़ेगी। तो ये बिजली का मैंने कहा एक खंभा है, इसका नाम मैंने AB रख दिया, ये राइट है ना। ये बिजली का एक खंभा है। कह रहा है एक 90 सेंटीमीटर लंबी लड़की इसके आधार से इधर चल रही है और उसकी जो स्पीड है वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड है। 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो इधर की ओर चल रही है लड़की। उसकी जो लड़की की लंबाई है वो 90 सेंटीमीटर है। तो वो 4 सेकंड यदि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, मीटर की सारी पर, यानी ये जो ऊंचाई दिया है वो साफ साफ लिखा है 3.6 मीटर, समझते जाना। 90 सेंटीमीटर लंबी लड़की इधर से चलती है और 4 सेकंड तक चलेगी वो। तो 4 सेकंड तक अगर चली तो मान लो वो यहाँ पर पहुँच गई, ये
ए से वो पी तक पहुंच गई और ये हो गई लड़की। ये अब बल्ब यहाँ लगा है तो देखो बल्ब की जो छाया, बल्ब के कारण जो लड़की की छाया है वो इस तरह यहाँ तक आएगी, ये छाया कहलाएगी। क्योंकि जब लड़की यहाँ खड़ी हो जाएगी तो रोशनी जो बल्ब की होगी उसके सिर के ऊपर से ऐसे गुजरेगी और मान लीजिए क्यू तक उसकी छाया है। तो ये हमसे पूछा छाया की लंबाई ज्ञात करो और 4 सेकंड तक लड़की चलती है, 4 सेकंड बाद। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर लड़की खड़ी होगी तो वो भी माना जाएगा कि 90 डिग्री पर खड़ी होगी और इस बिंदु का नाम मैंने आर रखा, यानी पी आर मान लीजिए लड़की है। तो चित्र से स्पष्ट आपको सब कुछ दिख रहा है। देखिए अगर मैं ये कहूँ कि लड़की के द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, तो लड़की के द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुणे समय। जो उसकी चाल थी वो 1.2 मीटर पर सेकंड थी और 4 सेकंड तक वो चली, यानी गुणे 4 कर लो अर्थात। और ये जो दूरी है इसको हमने AP कहा है, अर्थात हमको पता चल गया कि AP बराबर हो गया 4.8 मीटर। लड़की की लंबाई 90 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं ये कहूँ कि लड़की की लंबाई तो लड़की की लंबाई इसको मैंने PR से व्यक्त किया। तो PR बराबर ये 90 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलो तो 100 का भाग दे दो, यानी 0.9 मीटर ये लड़की की लंबाई आ गई। अगर हम मान लें कि माना जो छाया की लंबाई है वो बराबर है x मीटर, तो ये हो गया कितना, x मीटर। अब ये 90 सेंटीमीटर, इसको मैंने मीटर में बदल लिया। इस प्रकार हम ये पूरा इसका डायग्राम बना लिए। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। बिजली का खंभा है एक, उसमें बल्ब लगा है यहाँ पर, वो 3.6 मीटर ऊंचाई का खंभा है, इतनी उसकी लंबाई दी है खंभे की। एक लड़की यहाँ से चल रही है इधर, वो 1.2 मीटर पर सेकंड से चलती है और 4 सेकंड बाद वो P पर आ जाती है। इस बिंदु पर 90 सेंटीमीटर लंबाई की लड़की है। तो कह रहा है कि बताओ उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। देखो लड़की A से चल कर के P पे आई और PR लड़की हो गई। जब वो यहाँ पे खड़ी होगी तो बल्ब की जो रोशनी है वो ऐसे आएगी और इसके सिर से होती हुई जा कर के यहाँ तक जाएगी। जब यहाँ पे रोशनी पड़ेगी तो इतनी दूर तक छाया बन जाएगी। इस छाया की लंबाई को मैंने x माना। अब देखिए तो त्रिभुज मैं आपको बता रहा हूँ, उसको देखते जाना जरा, ABQ तथा त्रिभुज PRQ में सबसे पहले आप देखो ये जो कोण है ये A और यहाँ जो P है ये दोनों 90-90 हैं, क्योंकि 90 डिग्री पर खंभा भी खड़ा होगा और 90 डिग्री पर लड़की भी खड़ी होगी ज़मीन से। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण BAQ बराबर होगा कोण RPQ। ये प्रत्येक कितने अंश के हैं, 90 डिग्री के, तो प्रत्येक हो गया 90 अंश के कोण। ये बराबर हो गए। जब तुम पूरे त्रिभुज का नाम ले रहे हो तो उसमें कोण Q उपस्थित है, और जब तुम आगे वाले त्रिभुज का नाम लोगे तो भी दोनों में कोण Q ये शामिल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोण Q बराबर कोण Q ये हो गया उभयनिष्ठ। मैंने अभी आप इसके पहले जब क्वेश्चन बताया था तो आपको कहा था कि कोण कोण समरूपता होती है, क्योंकि तीसरे कोण को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर 2 कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता से वो ए समरूपता कह सकते हो, अंग्रेजी में बोलेंगे तो ए सिमिलरिटी। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज RPQ ये समरूप होगा त्रिभुज, पूरा त्रिभुज BAQ। तो त्रिभुज BAQ जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब जो अनुपात RP का होगा BA के साथ
वही अनुपात होगा पी क्यू का, ये देखिए पी क्यू का ए क्यू के साथ, ये राइट है। आर